ये टूल बना सबकी चर्चा। नहीं वो मॉडल जो उसके अंदर है, नहीं वो कंपनी जो उसके पीछे है। खुद का टूल, वो ओपन सोर्स स्टैक जो एजेंट्स को बताता है कि आगे क्या करना है। और इस हफ्ते अचानक से वो टूल बड़ा हो गया। ओपनक्लॉ ने अपना सबसे अहम रिलीज महीनों में भेजा। चीन में इसने वायरल हुआ, फिर बीजिंग ने इसे काबू में करने की कोशिश की। माइक्रोसॉफ्ट ने इस पर अपना अगला एंटरप्राइज दांव लगा दिया। परप्लेक्सिटी ने एक ऐसा वर्जन बनाया जो कभी सोता ही नहीं। और उस सबके पीछे का पैसा, एक तिमाही इतनी बड़ी कि हर पिछला रिकॉर्ड उसके सामने पैसे की गिनती लगने लगा। मैं हूं नोवा। और मैं हूं अलॉय, और ये है ओपनक्लॉ डेली। आज हमारे पास 5 कहानियां हैं, और पांचों एक ही अंतर्निहित बदलाव के बारे में हैं। ओपनक्लॉ एक शानदार टूल होने से इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा है। हमारे पास वो रिलीज है जिसने इसे असली बनाया, चीन का प्यार और उसके नतीजे, माइक्रोसॉफ्ट का एंटरप्राइज दाव, परप्लेक्सिटी का हमेशा चालू लोकल एजेंट, और एक $297 बिलियन की तिमाही जो बताती है कि इंडस्ट्री अपने पैसे कहां लगा रही है। तैयार हो जाओ, ये बड़ा है। एक बात बार बार दिखती है, एक ट्रांजिशन। सॉफ्टवेयर में ट्रांजिशन अपने आप में साफ सुथरे तरीके से नहीं बताते। वो रिलीज नोट्स में, पॉलिसी बदलावों में और प्रोक्योरमेंट फैसलों में जमा होते हैं, जब तक कि अचानक आप नहीं देखते कि जिस टूल का आप इस्तेमाल कर रहे थे वो वही टूल है, लेकिन दांव बिल्कुल अलग है। ये ही प्लेटफॉर्म मोमेंट है। जब सवाल क्या ये कूल चीजें कर सकता है से बदलकर अगर ये गिर जाए, गलत इस्तेमाल हो जाए या काट दिया जाए तो क्या होगा बन जाता है। प्लेटफॉर्म मोमेंट्स रोमांचक होते हैं। वो डराने वाले भी, और उन पर बनने वाले हर किसी से ज्यादा मांग करते हैं। और ओपनक्लॉ का अभी प्लेटफॉर्म मोमेंट हुआ है। चलो देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। चलो रिलीज से शुरू करते हैं। ओपनक्लॉ V2026.3.31 इस हफ्ते आया और ये फीचर ड्रॉप से ज्यादा इरादे के एक बयान जैसा लगता है। ये वो रिलीज है जो कहता है, अब हम नहीं खेल रहे। मेरे लिए हेडलाइन फीचर है बैकग्राउंड टास्क कंट्रोल प्लेन। पहली बार एसीपी रन्स, सबएजेंट जॉब्स, क्रॉन शेड्यूल और बैकग्राउंड CLI एग्जीक्यूशन सब एक बैक लेजर में एक हो गए हैं। हर चीज देखने का एक जगह, हर चीज कैंसल करने का एक जगह। ओपनक्लॉ फ्लोज लिस्ट, ओपनक्लॉ फ्लोज शो, ओपनक्लॉ फ्लोज कैंसल। बस बस इतना कमांड। और ये ऑपरेशनल लगता है, लगभग बोरिंग, जब तक आप नहीं समझते कि ये किसकी जगह लेता है। पहले ओपनक्लॉ में बैकग्राउंड वर्क बिखरा हुआ था। एसीपी का अपना बुककीपिंग था, सबएजेंट्स का अपना ट्रैकिंग था, क्रॉन अपने तरीके से काम कर रहा था। अगर कुछ अटक जाता या बेकाउंटरी होता, तो आप समझने के लिए सब जगह भटक रहे होते कि क्या हो रहा है। अब आपके पास एक लेजर है, जो कि सही शब्द है। एक लेजर सिर्फ ट्रैक नहीं करता, ये जवाबदेही बनाता है। जब आप हर बैकग्राउंड रन, उसकी स्टेट, उसके पेरेंट, उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, तो आप अपने सिस्टम के बारे में ऐसे सोच सकते हैं जैसे पहले नहीं सोच सकते थे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सोच है। दूसरा हेडलाइन वो है जो शायद कुछ लोगों के लिए असल में समस्या पैदा करे, प्लग इन सिक्योरिटी जो डिफ़ॉल्ट रूप से फेल क्लोज हो गई है। पहले प्लग इन इंस्टॉल जिनमें फ्लैग्ड कोड होता वो सिर्फ वार्न करते थे, अब वो रुक जाते हैं। अगर सिक्योरिटी स्कैन कोई क्रिटिकल इश्यू पाता है, तो इंस्टॉल फेल हो जाता है पूरी तरह, जब तक कि आप स्पष्ट रूप से डेंजरस लिफोसेंसिव इंस्टॉल पास न करें। ये एक असली पॉलिसी बदलाव है।
ये सिर्फ एक यूआई बैज नहीं है जो कहता है अरे शायद रिस्की हो, ये एक हार्ड गेट है। और हाँ, फॉल्स पॉजिटिव्स होंगे। ऐसे प्लगइन ऑथर होंगे जिन्हें अपने बिल्ड अपडेट करने होंगे। निराश डेवलपर्स होंगे। लेकिन दिशा सही है। क्योंकि वैकल्पिक एक एआई एजेंट फ्रेमवर्क जहां खतरनाक प्लगइन चुपचाप सक्सेड हो जाते क्योंकि किसी को इंस्टॉल फ्लो में असुविधा नहीं चाहिए थी, वो तरीका है जिससे आप ओपनक्लॉ की खुद की एडॉप्शन में बुरे एक्टर्स द्वारा बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉइट होने वाली सिक्योरिटी सतह बन जाती है। चीन, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, असल में ये उदाहरण है कि ये क्यों मायने रखता है। नोड पेयरिंग भी टाइट हुई है। पहले अपना डिवाइस पेयर करना मूल रूप से नॉड कमांड्स इनेबल करने के लिए काफी था। अब नॉड कमांड्स तब तक डिसेबल रहते हैं जब तक नोड पेयरिंग स्पष्ट रूप से अप्रूव नहीं हो जाती। पेयरिंग और अप्रूविंग दो अलग अलग स्टेप्स हैं। ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ये डिफेंस इन डेप्थ है। गेटवे ऑथ बदलाव और आगे जाते हैं। ट्रस्टेड प्रॉक्सी अब मिक्स्ड शेयर्ड टोकन कॉन्फ़िगरेशन को रिजेक्ट करता है। लोकल डायरेक्ट फॉलबैक के लिए कॉन्फ़िगर्ड टोकन जरूरी है। ये अब ऑथेंटिकेट सेम होस्ट कॉलर्स को नहीं करता। रिलीज नोट्स में ये मामूली प्लम्बिंग बदलाव लगते हैं। व्यवहार में ये बहुत सारे सेल्फ होस्टेड डिप्लॉयमेंट्स की सॉफ्ट अंडरबेली बंद करते हैं। जिन लोगों को इसकी परवाह है वो ओपनक्लॉ को अपनी डेस्क से अलग कहीं चला रहे हैं। एक सर्वर, एक वीपीएस, एक मल्टीनोड होम सेटअप। कोई भी जिसने गेटवे को एक्सटर्नलाइज किया है उसके पास अब डिफ़ॉल्ट रूप से बहुत मजबूत सिक्योरिटी पोस्चर है बिना मैन्युअली कॉन्फ़िगर किए। चैनल्स की बात करें तो QQ बॉट अब बंडल्ड है। इसका मतलब ओपनक्लॉ के पास टेंसेंट के मैसेजिंग इकोसिस्टम में जाने का पहला क्लास रास्ता है, जो दूसरी चीजों के अलावा जो हम चीन के बारे में कहने वाले हैं, कुछ दिलचस्प इम्प्लीकेशन रखता है। मैट्रिक्स को स्ट्रीमिंग रिप्लाई मिली। पार्शियल रिस्पॉन्स अब चैट में इंक्रीमेंटल चंक्स की बाढ़ लाने की जगह उसी मैसेज में इन प्लेस अपडेट होते हैं। अगर आप ओपनक्लॉ मैट्रिक्स पर इस्तेमाल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये एक लंबे रिस्पॉन्स के लिए 10 मैसेजेस भेज रहा है, तो ये वो फिक्स है जिसका आपने इंतजार किया था। और MCP रिमोट HTTP SAC सपोर्ट आया। ये बिल्डर्स के लिए मायने रखता है जो टूल सरफेस को लोकल रखने के बजाय सर्व करना चाहते हैं। अब आप MCP एंडपॉइंट्स को रिमोट ट्रांसपोर्ट्स पर सर्व कर सकते हैं, जो डिप्लॉयमेंट्स की एक नई क्लास खोलता है जहां एजेंट और जो टूल्स वो इस्तेमाल करता है भौगोलिक या आर्किटेक्चरल रूप से अलग होते हैं। एंड्रॉयड नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग, पैकेज फिल्टरिंग और क्वाइट आवर्स के साथ आखिरकार, अगर आप ओपनक्लॉ एंड्रॉयड पर चला रहे हैं या एंड्रॉयड डिवाइस से फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो अब आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से ऐप्स नोटिफाई करते हैं और कब, रेट लिमिटिंग के साथ। ये यूजफुल एम्बिएंट असिस्टेंट और फोन जो हर 30 सेकंड में बजे के बीच का फर्क है। लाइन आउटबाउंड मीडिया सपोर्ट भी। इमेजेस, वीडियो, ऑडियो अब स्पेसिफिक पाथ से डिलीवर होते हैं, जो तब मायने रखता है जब आप साउथ ईस्ट एशियन या जापानीज ऑडियंस के लिए कुछ बना रहे हैं। लाइन ऑन मार्केट्स में एक निच की चैनल नहीं है, ये डोमिनेंट है। फिर ब्रेकिंग चेंजेस, क्वेन पोर्टल ऑथ हटा दिया गया। और ये वो है जिसे लोगों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। 2 महीने से पुराने कॉन्फ़िग अब ऑटो माइग्रेट नहीं होते। अगर आप पुराने कॉन्फ़िग फाइल्स चला रहे हैं और टूल पर भरोसा कर रहे हैं कि वो आपके पुराने आर्कियोलॉजी को चुपचाप आगे ले जाएगा, तो वो दौर खत्म हो गया है। जो असल में स्वस्थ है। ऑटोमाइग्रेशन विंडोज को एक्सपायरेशन डेट्स चाहिए नहीं, तो वो परमानेंट टेक्निकल डेट बन जाते हैं। टूल हमेशा आपके 12 महीने पुराने कॉन्फ़िग्स के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता।
किसी बिंदु पर आप अपडेट करते हैं। सॉफ्ट डेडलाइन 2 महीने थी। ये उचित है। और फंड फ्लो और टास्क लिंकेज के लिए डॉक्टर रिकवरी हिंट्स का भी पहला पास है। तो अगर आप अपग्रेड करते हैं और टूटे हुए टास्क मिलते हैं तो डॉक्टर कमांड अब एक्शनेबल गाइडेंस देता है, एरर आउटपुट की दीवार की जगह। ये वो क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्क है जो हेडलाइंस नहीं बनाता लेकिन लोगों को असल में अपग्रेड करने का मन करता है। इस रिलीज में एक और शांत बदलाव है जिसके बारे में मुझे लगता है कि ये अच्छी तरह से परिपक्व होगा। एम्बेडेड रनर रिक्वेस्ट्स के लिए आइडल स्ट्रीम टाइम आउट। जब एक मॉडल स्ट्रीम अटक जाता है, एरर नहीं, बस हैंग हो जाता है, बिना आउटपुट दिए समय खाता है, तो अब ये साफ सुथरे तरीके से एबॉर्ट होता है बजाय ये कि ब्रॉडर रन टाइम आउट तक ब्लॉक रहे। ऐसा लगता है कि ये एक फुटनोट है। ये नहीं है। प्रोडक्शन वर्कफ्लोज में जहां आप कई बैकग्राउंड टास्क्स चला रहे हैं, एक स्टाल स्ट्रीम जो मिनटों के लिए एक स्लॉट ब्लॉक करती है, वो एक असली ऑपरेशनल प्रॉब्लम है। साफ सुथरे तरीके से एबॉर्ट करने का मतलब है कि बाकी का काम जारी रह सकता है। ACPX प्लगइन टूल्स MCP ब्रिज को भी स्पष्ट डॉक्यूमेंटेशन और हार्डन्ड पैकेजिंग मिली। ये वो ब्रिज है जो MCP सेशंस को प्लगइन टूल्स के साथ इंटरैक्ट करने देता है। इस रिलीज से पहले ये सरफेस फंक्शनल था लेकिन अंडर डॉक्यूमेंटेड था, जो सिक्योरिटी के लिए मतलब है तब तक काम करता है जब तक नहीं करता, और आपको पता नहीं चलेगा क्यों। इसे स्पष्ट और डिफॉल्ट ऑफ बनाना सही कॉल है। आप ट्रस्ट बाउंड्री में तब ऑप्ट इन करते हैं जब आप इसे समझते हैं, गलती से नहीं। इस रिलीज से जो कुल मिलाकर तस्वीर बनती है वो ये है कि ओपनक्लो वो कर रहा है जो परिपक्व प्लेटफॉर्म्स करते हैं। ट्रस्ट मॉडल टाइट कर रहा है, फर्स्ट क्लास ऑपरेशनल विजिबिलिटी बना रहा है, डिफॉल्ट्स को सुरक्षित बना रहा है भले ही इसका मतलब शॉर्ट टर्म फ्रिक्शन हो, और सीरियस डिप्लॉयमेंट्स के लिए जरूरी इंस्ट्रूमेंटेशन बना रहा है। इस टूल का होबिस्ट वर्जन डिफॉल्ट रूप से लगभग हर चीज के लिए हाँ कहता था। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्जन कहता है हाँ, लेकिन बताओ कि तुम समझते हो कि तुम क्या पूछ रहे हो, ये प्रोजेक्ट के अपने बारे में और वो किसके लिए बना रहा है, ये समझने में गहरा बदलाव है। डॉक्स इसे सबसे अच्छा बताते हैं। ये वो रिलीज है जहां ओपनक्लो होबिस्ट टूल होना बंद करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू करता है। मुझे यकीन है, मुझे लगता है आपको भी होना चाहिए। हमारी दूसरी कहानी लाइंस से शुरू होती है। टेंसेंट द्वारा होस्ट किए गए पॉपअप इवेंट्स से बाहर निकलते लोगों की कतारें ताकि ओपनक्लॉ उनके फोन और लैपटॉप पर इंस्टॉल हो। शेनझेन में, शंघाई में, पूरे चीन में। ये कोई टेक कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये रिटायर्स और गृहिणियां हैं जो अपने पर्सनल डिवाइसेस पर एक विदेशी AI एजेंट इंस्टॉल कराने के लिए लाइन में लगी हैं। ओपनक्लो चीन में सचमुच वायरल हो गया। जेसन हुआंग ने अनुमानतः इसे एक स्टेज से द नेक्स्ट ChatGPT कहा, और ये कोड सपियारी हुआ। गिटहब स्टार्स ब्रीफली रिएक्ट से आगे निकल गए, यानी उन्होंने एक ऐसी लाइब्रेरी को पीछे छोड़ा जो कभी बनाई गई सबसे व्यापक फ्रंट एंड लाइब्रेरी में से एक है। ये कोई निच एडॉप्शन कर्व नहीं है, ये एक सांस्कृतिक पल है। और चीन में ओपनक्लॉ का एक उपनाम है लॉबस्टर। इसके पीछे की वजह कुछ अस्पष्ट हैं, कुछ उस तरह से संबंधित है कि टूल टास्क्स को क्लॉक करता है। लेकिन नाम चिप गया और परिणाम भी, क्योंकि उसी हफ्ते जब टेंसेंट इंस्टॉल इवेंट्स होस्ट कर रहा था, लॉबस्टर विदिन्स दिखने लगे। संवेदनशील डेटा अजनबियों को सौंपने वाले AI एजेंट्स की रिपोर्ट्स, रात भर बैकग्राउंड में चलने से भारी बिल लगाने वाले एजेंट्स की रिपोर्ट्स, और एक खास तस्वीर, शंघाई में एक कंसल्टेंट ने टेंसेंट के ओपनक्लो इंटीग्रेशन क्यूक्लॉ, उनका बेस्ट रैपर,
से अपनी फाइल्स को 2 फोल्डर्स में व्यवस्थित करने को कहा। एजेंट ने दर्जनों डॉक्यूमेंट्स परमानेंटली डिलीट कर दिए। क्लाइंट रिपोर्ट्स, वर्क प्रोडक्ट गायब। ये बिल्कुल वो फेलियर मोड है जिसके लिए V2026.3.31 में नई सिक्योरिटी फीचर्स डिजाइन की गई हैं। बहुत ज्यादा एक्सेस वाला एजेंट, बहुत कम कंस्ट्रेंट और कोई ग्रेसफुल फेलियर मोड नहीं, ये असली लोगों को असली नुकसान पहुंचाता है। कंसल्टेंट का कहना था, मैं कुछ ऐसा नहीं इस्तेमाल करूंगा जिसे लोकली इंस्टॉल करना हो और मैं अपने वर्क कंप्यूटर पर एआई को फिर कभी नहीं छूने दूंगा। ये प्रतिक्रिया पूरी तरह तर्कसंगत है और ये उस मूल तनाव की ओर इशारा करती है जिससे चीन जूझ रहा है। बीजिंग का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है 2027 तक हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग में 70% से अधिक एआई एजेंट डिप्लॉयमेंट पैट। वो एजेंटिक एआई को दीर्घकालिक आर्थिक विकास ड्राइवर के तौर पर भरोसा कर रहे हैं। उन्हें इस तकनीक को काम करने की जरूरत है और फिर भी ये स्पष्ट रूप से सामान्य उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे बैकलैश पैदा हो रही है। तो रेगुलेटर्स ने कदम उठाया। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के कर्मचारियों पर अब रिपोर्ट के मुताबिक ओपन क्लॉ इस्तेमाल करने पर रोक है। पीसी वर्ल्ड ने इसे इंस्टॉल करने के खिलाफ एक औपचारिक सिक्योरिटी वार्निंग प्रकाशित की। बड़े डेटा गवर्नेंस जांच की खबरें हैं। वही सरकार जो एजेंटिक एआई लहर का नेतृत्व करना चाहती थी, उसे अब एक साथ इसे तेज करना और इसके बाद सफाई करना पड़ रहा है। वायर चाइना का पीस पढ़ने लायक है, हम इसे शो नोट्स में लिंक करेंगे। रिसर्चर्स का फ्रेमिंग सटीक है। ये चीन के लिए एक टेस्ट केस है कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को इनोवेशन कम्पेटिटिवनेस के साथ कैसे बैलेंस करता है। और अभी तक जवाब यही लगता है, सबसे दिखने वाली आगों को संभालो, कुल मिलाकर जलना पूरी तरह मत रोको। क्यूबॉट चैनल जो अभी V2026.3.31 में शिप हुआ है, ये सबके केंद्र में है। ओपन क्लॉ के पास अब टेंसेंट के इकोसिस्टम में जाने का बंडल्ड रास्ता है, जिसका मतलब है कि वही प्लेटफॉर्म जिसने अभी अपनी सिक्योरिटी पोस्चर टाइट की है और प्लगइन इंस्टॉल्स को डिफॉल्ट रूप से फेल क्लोज बनाया है, वो सीधे उस मैसेजिंग एनवायरनमेंट में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है जहां चीनी उपयोगकर्ता सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये एक रणनीति है। स्पष्ट सिक्योरिटी होल्स बंद करो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाओ। आप गैपिंग सिक्योरिटी होल्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन टिकाऊ नहीं बढ़ा सकते और आप सिक्योरिटी को मायने नहीं दे सकते जब तक इकोसिस्टम में असल में मौजूद नहीं है। दोनों चालें सही हैं। चीन से बाहर देखने वाले बिल्डर्स के लिए लॉबस्टर विदिन्स की कहानी एक गिफ्ट है। इसलिए नहीं कि ये मजेदार है, उन लोगों ने असली फाइल्स और असली पैसा खोया, लेकिन इसलिए कि ये एजेंट सिस्टम्स के बारे में बहुत पढ़ने योग्य डेमोस्ट्रेशन है जब वो बिना गार्डरेल्स के फेल होते हैं। एक्सेस कंट्रोल की अहमियत के बारे में अमूर्त रूप से बात करना आसान है। जब आप एक कंसल्टेंट की तस्वीर देख सकते हैं जिसकी क्लाइंट रिपोर्ट्स एक एआई ने डिलीट कर दी जो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था, तो ये बहुत ज्यादा कंक्रीट है। जो क्रूर आयरनी है, एजेंट शायद पारंपरिक अर्थों में खराब नहीं हो रहा था। उसने एक इंस्ट्रक्शन मिला, उसने एग्जीक्यूट किया। शायद उसके अपने नजरिए से वो सक्सेसफुल हुआ। फाइल्स को 2 फोल्डर्स में व्यवस्थित करो, हो गया। प्रॉब्लम पारंपरिक अर्थों में कोई बग नहीं था, ये इंस्ट्रक्शन और इरादे के बीच मिसमैच था। और वो गैप इंस्ट्रक्शन और इरादे के बीच, परमिशन और पर्पस के बीच वो कुछ है जिसे गवर्नेंस स्ट्रक्चर भरने के लिए मौजूद हैं। बजट कैप्स, अप्रूवल गेट्स, स्कोप कंस्ट्रेंट्स, ऑडिट ट्रेल्स।
सबरी बोरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फीचर्स जो असली ऑपरेशंस को सुरक्षित बनाती हैं। लॉबस्टर विदिन्स के पास ये कुछ नहीं था। उनके पास सीधा एक्सेस था। चीन का ओपनक्लॉ के साथ का पल तेज, गड़बड़ वाला और सिखाने वाला है। वो 2 साल के एडॉप्शन आर्क को लगभग 2 महीने में रन कर रहे हैं। ज्यादातर इकोसिस्टम में समय के साथ फैली गलतियां एक साथ आ रही हैं और बाकी की दुनिया देखती रहती है। तीसरी कहानी एक अलग तरह की लेजिटिमेसी सिग्नल के बारे में है। माइक्रोसॉफ्ट ओपनक्लॉ को माइक्रोसॉफ्ट 365 में सक्रिय रूप से इंटीग्रेट कर रहा है। एक्सपेरिमेंट नहीं, पायलट नहीं, सक्रिय रूप से 400 मिलियन से अधिक यूजर्स तक पर्सनल एआई एजेंट्स लाने पर काम कर रहे हैं। एक पल के लिए रुककर देखें कि इसका क्या मतलब है। माइक्रोसॉफ्ट 365 के करीब 400 मिलियन यूजर्स हैं। ये ज्यादातर कॉरपोरेट अमेरिका और यूरोप और एशिया के एक बड़े हिस्से के लिए प्रोडक्टिविटी लेयर है। अगर ओपनक्लॉ टीम्स, आउटलुक, वर्ड और एक्सेल के अंदर एक नेटिव कैपेबिलिटी बनता है तो आप पैशनेट कम्युनिटी वाला ओपन सोर्स टूल से दुनिया की आधी नॉलेज वर्कर्स हर दिन जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं उसमें एम्बेडेड एआई एजेंट फ्रेमवर्क बन गए हैं। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन माइलस्टोन है जिसके करीब ज्यादातर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स कभी नहीं पहुंचते। और ये एक दिलचस्प समय पर आता है, ठीक जब V2026.3.31 में सिक्योरिटी हार्डनिंग इसे एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर ज्यादा विश्वसनीय बना रही है। टाइमिंग लगभग निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं है। एक वर्षन है जहां ये कहानी सिर्फ वैलिडेटिंग है। माइक्रोसॉफ्ट सबसे काबिलियत भरपूर ओपन सोर्स एजेंट फ्रेमवर्क पर दांव लगाता है। एंटरप्राइज बायर्स को आराम महसूस होता है क्योंकि रेडमंड इसके पीछे है। एडॉप्शन तेज होता है, इकोसिस्टम बढ़ता है, सब जीतते हैं। और एक और वर्षन है जहां ये ज्यादा जटिल है। एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट्स होबिस्ट डिप्लॉयमेंट्स नहीं है। थ्रेट मॉडल अलग है, एक्सेस सरफेस अलग है। एक पर्सनल एजेंट जिसके पास आपकी कैलेंडर तक रीड एक्सेस है एक बात है। एक कॉरपोरेट एजेंट जिसके पास आपकी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स, एचआर डेटा, फाइनेंशियल फोरकास्ट्स और कस्टमर कम्युनिकेशंस तक एक्सेस है वो दूसरी चीज है। डेटा गवर्नेंस सवाल तुरंत और गंभीर हो जाते हैं। प्रॉम्प्ट्स कहां जाते हैं? कॉन्टेक्स्ट कहां स्टोर होता है? ऑडिट लॉग्स कौन देख सकता है? जब एक 365 टेनेंट में एक एजेंट उस तरह की गलती करता है जो कंप्लायंस ऑफिसर्स, लीगल टीम्स और रेगुलेटर्स के लिए मायने रखती है तो क्या होता है? और कौन जिम्मेदार है? अगर एक होबिस्ट द्वारा चलाया गया पर्सनल एजेंट क्लाइंट फाइल्स डिलीट कर देता है तो वो एक पर्सनल ट्रेजेडी है। अगर एक एंटरप्राइज डिप्लॉयड 365 एजेंट उसके बराबर का काम फैक्ट्री स्केल पर करता है तो ये मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस में संभावित रेगुलेटरी इम्प्लीकेशन वाला एक लाइबिलिटी इवेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि माइक्रोसॉफ्ट इसे हैंडल नहीं कर सकता। उनकी पूरी टीम्स हैं जिनका काम एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को रेगुलेटेड स्केल पर सर्वाइवेबल बनाना है। लेकिन ये कि माइक्रोसॉफ्ट ओपनक्लॉ को इंटीग्रेट कर रहा है ये नहीं मतलब कि वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं। ये मतलब है उन्होंने उन्हें सॉल्व करने का वचन दिया है, जो कि दूसरी चीज है। जितना मैं इस डील के बारे में सोचता हूं, मुझे लगता है कि सही फ्रेम वैलिडेशन बनाम रिस्क नहीं है, ये एक्सेलरेशन है। माइक्रोसॉफ्ट ओपनक्लॉ की पहुंच तेज करता है। ओपनक्लॉ माइक्रोसॉफ्ट की एआई एजेंट स्टोरी को तेज करता है। दोनों उससे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं जितना अकेले होते। रिस्क भी तेजी से बढ़ते हैं। और इंडिपेंडेंट बिल्डर्स के लिए इससे कुछ खास बातों पर ध्यान देना जरूरी है।
अगर आपकी वर्कफ्लो ओपन क्लॉ बिहेवियर्स पर निर्भर है जो एंटरप्राइज पॉलिसी से टकराते हैं, डायरेक्ट टूल एक्सेस, ब्रॉड परमिशंस, अप्रूवल लूप्स के बिना ऑटोनॉमस एग्जीक्यूशन, तो आपको ध्यान से देखना चाहिए कि 365 इंटीग्रेशन डिफॉल्ट्स को कैसे शेप करता है। बड़े एंटरप्राइज स्पॉन्सर्स वाले प्रोजेक्ट्स कभी-कभी उस स्पॉन्सर के कॉन्टेक्स्ट की ओर ड्रिफ्ट होते हैं, बुरे इरादे से नहीं, क्योंकि बहुत सारा दुनियाई दबाव उस दिशा में धकेलता है। फीचर रिक्वेस्ट्स, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, लायबिलिटी कंसर्न्स, सपोर्ट ऑब्लिगेशन, ये छोटी बातें नहीं हैं। दूसरी तरफ ये है कि एंटरप्राइज एडॉप्शन उस डेवलपमेंट को फंड करता है जो अंततः इंडिपेंडेंट बिल्डर्स के लिए वापस आता है। माइक्रोसॉफ्ट कंप्लायंस को संतुष्ट करने के लिए किया गया सिक्योरिटी वर्क वो सिक्योरिटी वर्क भी है जो आपके पर्सनल डिप्लॉयमेंट को सुरक्षित बनाता है। ये कोई शुद्ध ट्रेड नहीं है। हेडलाइन सीधी है, ओपनक्लॉ अब माइक्रोसॉफ्ट के रोड मैप पर है। ये टूल के इतिहास में सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में से एक है। इम्प्लीकेशन दोनों रोमांचक हैं और ध्यान से देखने लायक जैसे जैसे वो अनफोल्ड होते हैं। चौथी कहानी स्वाद में अलग है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट चौड़ाई की ओर जा रहा है, परप्लेक्सिटी गहराई की ओर जा रहा है। उन्होंने कुछ लॉन्च किया जिसे पर्सनल कंप्यूटर कहा और कॉन्सेप्ट वही है जो लगता है। एक समर्पित एआई एजेंट जो एक मैक मिनी पर चलता है, आपके घर या ऑफिस में पूर्णकालिक रहता है और आपकी लोकल फाइल्स और ऐप्स तक निरंतर पहुंच रखता है। ये कोई क्लाउड असिस्टेंट नहीं है जिसे आप बुलाते हैं। ये कोई सेशन नहीं है जिसे आप खोलते और बंद करते हैं। ये एक रेजिडेंट इंटेलिजेंस है। ये हमेशा चालू है, हमेशा कॉन्टेक्स्चुअली अवेयर है, हमेशा उपलब्ध है। ये आपकी फाइल सिस्टम को देखता है। ये आपकी एप्लीकेशन स्टेट जानता है। जब आपको इसकी जरूरत होती है, तो ये तब से ध्यान दे रहा है जब से आपने पूछा था। ये मूल रूप से बेस्ट एआई से अलग वैल्यू प्रोपोजिशन है। लेटेंसी गायब है, न सिर्फ नेटवर्क लेटेंसी बल्कि कॉन्टेक्स्ट लेटेंसी भी। हर बार जब आप एक नई चैट विंडो खोलते हैं तो अपनी स्थिति फिर से समझाने की निराशा गायब है। एजेंट पहले से जानता है, वो वहां था। इसके लिए प्राइवेसी केस भी दिलचस्प है। आपकी फाइल्स, आपका कॉन्टेक्स्ट, आपके ऐप्स, वो सब आपके डिवाइस पर रहते हैं। किसी और के सर्वर पर अपलोड नहीं, किसी और के इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉग नहीं, संभवतः किसी और की कंप्लायंस टीम के लिए दिखने योग्य नहीं। जो तब ज्यादा मायने रखता है जब एआई एजेंट्स को ज्यादा संवेदनशील सरफेस तक पहुंच मिलती है। जब एजेंट आपके ड्राफ्ट्स, आपके नोट्स, आपके प्राइवेट मैसेजेस, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकता है, तो आप जानना चाहते हैं कि वो कॉन्टेक्स्ट कहाँ रहता है। मेरे होम ऑफिस में मेरी मैक मिनी पर जवाब बहुत अलग है, किसी डेटा सेंटर में क्लाउड एंड पॉइंट पर जिसकी आप कोई दृश्यता नहीं रखते। ट्रेड्स हैं। आपके होम ऑफिस में एक मैक मिनी हाइपरस्केल इन्फरेंस क्लस्टर की कंप्यूट मैच नहीं कर सकता। बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट विंडोज, कॉम्प्लेक्स मल्टीस्टेप रीजनिंग और कंप्यूटेशनली भारी जनरेशन टास्क्स धीमे होंगे या कम काबिलियत के होंगे जितने आपको फ्रंटियर क्लाउड एपीआई से मिलेंगे। लेकिन जिन वर्कफ्लोज के लिए लेटेंसी, प्राइवेसी और परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट रॉ मॉडल पावर से ज्यादा मायने रखते हैं, उनके लिए ट्रेफ लोकल की ओर झुकता है। आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स पढ़ना और कल की को याद रखना किसी रैक H100S पर चल रहे 100 बिलियन पैरामीटर मॉडल की जरूरत नहीं है। इसके लिए काबिलियत भरा मॉडल जहां डेटा रहता है उसके करीब चलने की जरूरत है। और केपेबल इनफ की क्लास तेजी से बढ़ रही है। वो मॉडल जो आप अर्ली 2026 में लोकली चला सकते हैं।
अर्ली 2024 में फ्रंटियर परफॉर्मेंस कम्पिटिटिव मानी जाती। वो गैप बंद हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि क्या लोकल कभी क्लाउड से मैच करेगा। सवाल ये है कि क्या लोकल आपके स्पेसिफिक यूज केस के लिए काफी है। बहुत सारे यूज केसेस के लिए ईमानदार जवाब हाँ है। जो चीज परफॉर्मेंस तुलनाओं में अनदेखी जाती है वो रिलायबिलिटी का तर्क भी है। क्लाउड इन्फरेंस में लेटेंसी वेरिएंस है, इसमें आउटेज हैं, इसमें रेट लिमिट्स हैं। एक समर्पित डिवाइस पर लोकली चलने वाले मॉडल में ये फेलियर मोड्स बिल्कुल नहीं हैं। शायद वो एक सिंगल रिक्वेस्ट पर धीमा हो, लेकिन वो उन तरीकों से भरोसेमंद रूप से उपलब्ध है जिनसे डिपेंडेंट वर्कफ्लोज बस नहीं हैं। वो भरोसेमंदपन एम्बियंट हमेशा चालू यूज केसेस के लिए खास तौर पर मायने रखता है। अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर एजेंट तब होना है जब आपको जरूरत है, तो एपीआई को एलिवेटेड एरर रेट्स का सामना करना पड़ रहा है, एक अस्वीकार्य जवाब है। लोकल मॉडल में ये प्रॉब्लम नहीं है। उसकी एक अलग समस्या है, आपको उसे मेंटेन करना है, लेकिन ये एक फेलियर मोड है जिस पर आपका कंट्रोल है। जो चीज मुझे परप्लेक्सिटी फ्रेमिंग में दिलचस्प लगती है वो ये है कि इसने एक कंज्यूमर एआई ब्रांड, जिससे ज्यादातर लोग फास्ट वेब सर्च और रिसर्च असिस्टेंट जोड़ते हैं, को होम एआई लेयर के तौर पर फिर से पोजीशन किया है। सर्च टूल नहीं, चैट इंटरफेस नहीं, एक रेजिडेंट। ये एक महत्वाकांक्षी कैटेगरी शिफ्ट है। और ये ओपनक्लॉ के सापेक्ष परप्लेक्सिटी को दिलचस्प तरीके से पोजीशन करता है। अगर ओपनक्लॉ एजेंट फ्रेमवर्क है और माइक्रोसॉफ्ट एंटरप्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो परप्लेक्सिटी पर्सनल कंप्यूटर शायद होम और प्रोस्यूमर टियर की ओर जा रहा है। परसिस्टेंट, एम्बियंट, लोकल, प्राइवेट, हमेशा उपलब्ध। ये एक असली और अनसर्व्ड गैप है। खासकर ओपनक्लॉ यूजर्स के लिए पर्सनल कंप्यूटर एक कॉम्प्लीमेंट और एक कम्पेटिटिव फ्रेम दोनों है। आप ओपनक्लॉ को लोकली चलाकर उसी परसिस्टेंट एजेंट प्रॉपर्टीज को हासिल कर सकते हैं जो परप्लेक्सिटी रैपर के बिना हैं। लेकिन अगर रैपर बेहतर यूएक्स है, बेहतर फर्स्ट रन एक्सपीरियंस है और उन यूजर्स के लिए बेहतर है जो स्क्रैच से स्टैक कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहते, तो ये शायद उन यूजर्स को कैप्चर कर लेगा जो नहीं तो अंततः ओपनक्लॉ पावर यूजर्स बनते। बड़ा पॉइंट ये है कि एआई कहाँ रहता है का सवाल एक साथ कई तरीकों से जवाब दिया जा रहा है। क्लाउड, हाइब्रिड, एंटरप्राइज एम्बेडेड और अब समर्पित रेजिडेंशियल। एआई एक्सेस का आर्किटेक्चर डाइवर्सिफाई हो रहा है। ये बिल्डर्स के लिए जो चॉइस चाहते हैं वो स्वस्थ है। ये उनके लिए जटिल है जो किसी एक आर्किटेक्चर के जीतने पर दाव लगाते हैं। और अब पैसा। पांचवी कहानी Q1 2026 वेंचर फंडिंग नंबर है और वो बस असाधारण है। क्रंचबेस डेटा दिखाता है कि निवेशकों ने तिमाही में वैश्विक स्टार्टअप्स में $297 बिलियन डाले। वो एक सर्वकालिक उच्चतम है। काफी ज्यादा। संदर्भ के लिए Q1 2026 अकेला 2025 की पूरी वेंचर कैपिटल खर्च का लगभग 70% है। तिमाही का ये योग हर सिंगल फुल ईयर टोटल को पीछे छोड़ता है जो 2018 से पहले का है। एक तिमाही में इसका 81% एआई कंपनियों में गया, यानी एक तिमाही में एआई में $239 बिलियन। पिछला रिकॉर्ड Q1 2025 था जब एआई ने वैश्विक वीसी का 55% लिया था। 12 महीनों में ये 81% हो गया। कंसंट्रेशन तेज हो रही है, प्लेटो नहीं। 4 डील्स ने हेडलाइन नंबर का बड़ा हिस्सा चलाया। ओपनएआई ने $120 बिलियन जुटाए, एंथ्रोपिक ने $30 बिलियन जुटाए, एक्सएआई ने $20 बिलियन जुटाए, वेमो ने $16 बिलियन जुटाए।
वो 4 राउंड अकेले $186 बिलियन हैं, जो तिमाही में वैश्विक वेंचर इन्वेस्टमेंट का 64% है। एक पल के लिए रुक कर देखें। 4 कंपनियां, 64% वैश्विक वेंचर कैपिटल, 3 महीने में। ये कोई ब्रॉड बेस्ड फंडिंग एनवायरनमेंट नहीं है। ये फ्रंटियर पर कुछ चुनिंदा दावों पर अत्यधिक कैपिटल कंसंट्रेशन है। और कंसंट्रेशन भौगोलिक रूप से भी फैला है। यूएस कंपनियों ने $247 बिलियन जुटाए, तिमाही में वैश्विक वेंचर कैपिटल का 83%। दूसरा सबसे बड़ा मार्केट चीन $16.1 बिलियन के साथ था। यूके $7.4 बिलियन के साथ तीसरा था। यूएस बनाम बाकी का गैप सकरा नहीं हो रहा, चौड़ा हो रहा है। कॉरवीव ने $8.5 बिलियन की फाइनेंसिंग फैसिलिटी सिक्योर की, जो बताती है कि फ्रंटियर मॉडल लेयर के नीचे भी पैसा कहां जा रहा है। ये सब कुछ स्मार्ट एआई बनाने में नहीं जा रहा। एक बड़ा हिस्सा चिप्स, पावर, कूलिंग, नेटवर्क्स में जा रहा है। फिजिकल सबस्ट्रेट जिस पर यह सब चलता है, जो कनेक्ट करता है किसी चीज से जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। एआई इन्वेस्टमेंट तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बन रहा है, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स, जीपीयू क्लस्टर्स, फाइबर, पावर ग्रिड्स। कैपिटल उन चीजों में जा रही है जिन्हें बनाने में साल लगते हैं और जो भौगोलिक और फिजिकल लॉक इन बनाती हैं। ये सॉफ्टवेयर से अलग रिस्क प्रोफाइल है। सॉफ्टवेयर आमतौर पर रिवर्सिबल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अगर आप $8.5 बिलियन कंप्यूट कैपेसिटी पर कमिट करते हैं और डिमांड एनवायरनमेंट शिफ्ट होती है, तो आपके पास $8.5 बिलियन की कंप्यूट कैपेसिटी है। दाव असली है एक तरीके से जो सॉफ्टवेयर दावों में आमतौर पर नहीं होता। सवाल जो इस तिमाही ने उठाया है और जिसका कोई ईमानदारी से जवाब नहीं दे सकता, ये है कि क्या कैपिटल एलोकेशन असली आर्थिक रिटर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है या वो किसी चीज के ज्यादा करीब है जिसे रेस डायनामिक कहा जा सकता है, जहां पीछे रह जाना ज्यादा रिस्की लगता है जितना ओवरस्पेंडिंग से। और रेस यहाँ सिर्फ एक मेटाफर नहीं है। एआई के बारे में भूराजनीतिक फ्रेमिंग सालों से स्पष्ट रही है। यूएस इन्वेस्टमेंट का कंसंट्रेशन, चीन फंडिंग नंबर, वो रेगुलेटरी मूव्स जिन्होंने स्पेसिफिक वेंडर्स को टारगेट किया, ये सब एक नजरिए को रिफ्लेक्ट करता है कि एआई कैपेबिलिटी एक्यूमुलेशन स्ट्रेटेजिक नेशनल इंटरेस्ट है, सिर्फ मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं। जिसका मतलब है कि $297 बिलियन सिर्फ एक मार्केट सिग्नल नहीं है, ये एक पॉलिसी सिग्नल है। जब सरकारें नंबर जैसे ये देखती हैं जो प्रीडोमिनेंटली डोमेस्टिक कंपनियों में जा रही हैं, तो ये उस व्यू को रिइंफोर्स करता है कि प्रेफर्ड वेंडर्स की ओर पॉलिसी और प्रोक्योरमेंट डायरेक्ट करना इकोनॉमिकली रेशनल है। यूनिकॉर्न बोर्ड ने Q1 में अलोन $900 बिलियन की वैल्यूएशन जोड़ी। मार्केट कैप नहीं, वैल्यूएशन, ज्यादातर प्राइवेट, उसी निवेशक उत्साह से चलने वाली जो राउंड्स को फंड कर रहा है। एक सवाल है जो गंभीर लोग चुपचाप पूछ रहे हैं, अगर वैल्यूएशन एनवायरनमेंट रिवर्ट होती है तो इस इकोसिस्टम का क्या होगा? कैपिटल उस इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड कर रही है जिस पर बिल्डर्स निर्भर हैं। अगर राउंड साइज कम होते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। वो सेकंड ऑर्डर रिस्क है जो ज्यादातर बिल्डर्स सीधे मैनेज नहीं करते लेकिन बिल्कुल इसके साथ जीते हैं। इंडिपेंडेंट बिल्डर्स के लिए इम्प्लीकेशन मिक्सड हैं। इस कैपिटल कमिटमेंट के साथ इंडस्ट्री असाधारण रिसोर्सेस बनाती है टूलिंग, मॉडल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट के लिए। आप जो आज बना रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा इस तरह के कैपिटल फ्लोज की वजह से मौजूद है। ये असली है।
लेकिन कंसंट्रेशन से फ्रेजिलिटी भी बनती है। अगर 4 कंपनियां ज्यादातर कैपिटल और ज्यादातर स्ट्रेटेजिक अटेंशन पा रही हैं, तो इकोसिस्टम का लॉन्ग टेल भारी रूप से उनके फैसलों पर निर्भर है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, छोटे टूल बिल्डर्स और इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स फ्रंटियर वर्क के बेनिफिटरी हैं, और कुछ हद तक उसकी मर्जी पर भी। इस एनवायरनमेंट में ओपन क्लॉ की पोजीशन असल में सिखाने वाली है। ये एक बैक्ड फ्रंटियर लैब नहीं, एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। उसके पास अपने खजाने में $30 बिलियन नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जिसकी फ्रंटियर लैब्स को तेजी से जरूरत है। एक कंपोजेबल, डिस्ट्रीब्यूटेबल एजेंट लेयर जो भी मॉडल आप चला रहे हैं उसके ऊपर बैठती है। ओपन क्लॉ की वैल्यू ये नहीं है कि वो लैब से कम्पीट करता है, ये है कि वो उन सभी के साथ काम करता है। ये एक WRABAE पोजीशन है। जब तक मॉडल लेयर प्लूरल बनी रहती है, जब तक ऐसा कोई मॉडल नहीं जो सब कुछ जीतता है, तब तक एक ऑर्केस्ट्रेशन लेयर के लिए असली जॉब है जो सभी को फ्लुएंटली बोलती है। $297 बिलियन की तिमाही मॉडल लेयर में इतना पैसा डालने की गवाही है। वो कोऑर्डिनेशन लेयर को ज्यादा अहम बनाती है, कम नहीं। नंबर चक्कर खाने वाला है, लेकिन असली कहानी साइज नहीं, स्ट्रक्चर है। टॉप पर बड़ा कंसंट्रेशन, यूएस में भौगोलिक कंसोलिडेशन, स्केल जो आसानी से उल्टा नहीं जा सकता, ऐसी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेट्स, और एक ओपन सोर्स इकोसिस्टम जो एक तरफ इन बेट्स से फायदा उठा रहा है और दूसरी तरफ उनके खेलने के तरीके से कुछ हद तक प्रभावित भी है। तो आज रात की तस्वीर एक शब्द में स्पष्ट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओपन क्लॉ V2026.3.31 कोई नया जादू नहीं लाया। वो मचान लाया जो जादू को स्केल पर सुरक्षित रूप से चलाने योग्य बनाता है। बैकग्राउंड टास्क कंट्रोल प्लेन्स, प्लग इन सिक्योरिटी जो फेल क्लोज होती है, नोड अप्रूवल गेट्स, ऑथ हार्डनिंग, स्ट्रीमिंग रिप्लाई अपडेट्स, आइडल स्ट्रीम एबॉट्स, कॉन्फ़िग स्कीमा कमांड्स, अपग्रेड पर प्रीफ्लाइट चेक्स। ये रोमांचक फीचर्स नहीं हैं, ये जरूरी फीचर्स हैं, और जरूरी वो चीज है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। चीन का लॉबस्टर पर रियल टाइम में गायब इंफ्रास्ट्रक्चर है। काबिलियत भरा टूल्स, कोई गार्डरेल्स नहीं, असली लोग प्रभावित। स्टेट अब वायरल एडॉप्शन की सफाई मैनेज करने को मजबूर है, जो सेफ्टी लेयर से आगे निकल गया। सबक खुद ब खुद लिखता है। माइक्रोसॉफ्ट का 365 के लिए ओपन क्लॉ पर दाव इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वाकांक्षा है। वो सिर्फ एक फीचर नहीं जोड़ रहे, वो घोषणा कर रहे हैं कि अगले दशक के लिए एंटरप्राइज कंप्यूटिंग के लिए एजेंट लेयर कहां रहेगी। परप्लेक्सिटी पर्सनल कंप्यूटर दूसरी दिशा में जाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लाउड की ओर नहीं बल्कि घर की ओर। परसिस्टेंट, लोकल, प्राइवेट, रेजिडेंट इंटेलिजेंस मॉडल, और $297 बिलियन की तिमाही प्लेनेटरी स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर है। कंप्यूट, पावर, नेटवर्क्स, बिल्डिंग्स, चिप्स, फिजिकल लेयर जिस पर ये सब चलता है, एक स्पीड से बेटा जिसका कोई ऐतिहासिक प्रीसीडेंट नहीं। एजेंट्स इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर हैं। इसलिए नहीं कि किसी जादू के मॉडल ने आखिरकार किसी थ्रेशोल्ड को पार किया, बल्कि इसलिए कि मचान आखिरकार कैपेबिलिटी के साथ पकड़ पा रही है। बोरिंग पार्ट्स बन रहे हैं, कठिन गवर्नेंस सवाल पूछे जा रहे हैं। एंटरप्राइज बायर्स अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी कंप्लायंस चेकलिस्ट्स के साथ आ रहे हैं, और किसी तरह असंभव रूप से ओपन सोर्स कम्युनिटी उनसे मिल रही है। वो चीज है जो अक्सर मिस होती है अगर आप सिर्फ मॉडल बेंचमार्क्स ट्रैक करते हैं।
बेंचमार्क्स 2 साल तक तेजी से आगे बढ़ रहे थे जब तक इनमें से कोई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। गवर्नेंस के बिना कैपेबिलिटी एक डेमो है। गवर्नेंस के साथ कैपेबिलिटी एक प्रोडक्ट है। और मार्च 31, 2026 वो पल है जब ओपनक्लॉ एक कैटेगरी से दूसरी में गया। वो कोई छोटी चीज नहीं है। वो बिल्कुल वो है जो प्लेटफॉर्म मोमेंट्स अंदर से लगते हैं। गड़बड़, मल्टीडायरेक्शनल, आरामदायक से तेज, अनरिजॉल्व्ड सवालों से भरा, जो तब तक भरोसा मांगता है जब तक भरोसा पूरी तरह कमाया नहीं गया। और बेशक अप्रवर्तनीय रूप से असली। पूरे शो के नोट्स, लिंक्स और एपिसोड आर्काइव tobionfitnesstech.com पर हैं। हम जल्दी वापस आएंगे। मैं एलॉय हूँ। और मैं नोवा हूँ। सुनने के लिए शुक्रिया।